भैया बहनों, आज कक्षा अष्टम में हिंदी विषय के अंतर्गत 5वें पाठ का अध्ययन होगा। इस पाठ का नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हम लोग आज जिस आधुनिक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, चिट्ठियां हमारे सामने बहुत कम रूप में आती हैं, क्योंकि आज तकनीकी युग है। आज हम चिट्ठियों के स्थान पर मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हैं। आज हम ईमेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक समय वह था जब चिट्ठियां ही लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती थी। ऐसा मिलता है कि जब से मनुष्य ने सभ्यता की सीढ़ियों पर चढ़ना प्रारंभ किया, वो पहाड़ों की खोह से बाहर निकला, वो जंगलों से बाहर आया, उसने अपने परिवार बनाए, गांव बसे। इस प्रकार से किसी न किसी काम के सिलसिले में लोग एक दूसरे से दूर होने लगे, और इस प्रकार से जब उनको अपने किसी संबंधी की, किसी इष्ट मित्र की आवश्यकता होती थी, उसके बारे में जानने की मन में आती थी बात, तो वे पत्र लिख करके और उसके बारे में जानते थे। तो प्रारंभ में तो ये कार्य व्यक्तियों को भेजकर होता था। जब लिपियों का विकास हुआ, धीरे धीरे लिखने की कला आई, तब जो है चिट्ठी लिख करके और खुद मनुष्य जाते थे और वहाँ देते थे, वहाँ से उत्तर उसका लिखवा करके लाते थे। एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने यह काम पक्षियों से करना शुरू किया। प्रशिक्षित पक्षी हुआ करते थे, जिसमें कबूतर मुख्य रूप से थे। पत्र लिख करके कबूतर के गले में बांध देते थे और वह उड़कर जाता था संदेश पहुंचाना, और वहां से फिर से पत्र लिखकर उसके गले में बांध दिया गया और आकर के यहाँ देना। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं हो पाया, ये सब के बस की बात नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब सरकार ने यह काम अपने हाथ में ले लिया और इसका एक विभाग बना दिया। इसके लिए सरकारी आदमी तैनात कर दिए गए, जिसके बदले उनको वेतन मिलता था और लोगों की चिट्ठियों को पहुंचाते थे इच्छित जगहों पर। जिन लोगों को आवश्यकता होती थी, चिट्ठी लिख करके डाक खाने पहुंचा देते थे और वहां से उनका आदमी लेकर जाता था और घर घर बांटता था। जो चिट्ठियां आती थीं उनको यहाँ स्थानीय आधार पर वो पहुंचा देता था। अब बात आती है चिट्ठियों के महत्व की। इनका महत्व क्या है? ये परस्पर जोड़ने का कार्य करती थी। जब आज के आधुनिक साधन नहीं थे, उस समय चिट्ठियां ही ऐसी थीं जो एक दूसरे का कुशल क्षेम जानने का माध्यम थी। लोग लिखकर चिट्ठी भेजते थे और 2-3 हफ्ते में उधर से उसका उत्तर आ जाता था। प्रायः जिनके घरों के लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में जाकर के कमाते थे, उनके घर की महिलाएं, उनके घर के बच्चे या उनके बूढ़े माता पिता, जैसे ही कोई त्यौहार आता था, दिवाली आती थी, होली आती थी, घरों के बाहर खड़े होकर के सड़क की ओर देखा करते थे कि शायद आज कोई डाकिया आ जाए, कोई संदेश ले आए और कुछ पैसे ले आए, दे दे, जिससे कि हमारा त्यौहार ठीक प्रकार से मनाया जा सके। ये समय होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो समय आया कि आज के बदलते समय में चिट्ठियों का प्रयोग बहुत कम होता है। हम सब जानते हैं कि हमारी सरकारों ने ऐसा क्यों किया। हमको पता है, चिट्ठी लिखने के लिए कागज़ चाहिए और कागज़ पेड़ों से बनता है। बहुत से पेड़ काटने पड़ते हैं। पेड़ों के काटने से हमारा पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। इसलिए शायद सरकार ने ऐसा सोचा कि कागज़ पर निर्भरता कम की जाए और तकनीकी सहारा लेकर के हम अपना काम चलाएं। अब आगे बात आती है कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। जब कभी हमको या आपके घर में किसी पुराने मित्र का या संबंधी का लिखा हुआ पत्र मिल जाता है, तो केवल वह उसमें लिखे हुए संदेश की याद नहीं दिलाता, उस व्यक्ति का पूरा खाका, उसकी कदकाठी, उसकी आवाज़, उसके बोलने का ढंग, उसकी लिखावट,
उसके विचार, ये सारी चीज़ें हमको उस पत्र के माध्यम से मालूम हो जाती हैं। पत्र वह साधन है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के जीवन की, उसके चरित्र की संपूर्ण विशेषताओं को जान सकते हैं। भैया बहनों, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। आज भी लोग संदेश भेजते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन से संदेश भेजने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती है। 10-15 शब्दों में टाइप करके और लघु संदेश भेज देते हैं। लेकिन जब पत्र लिखा जाता है तो उसमें विस्तार से लिखाता है। अगर आज आप कंप्यूटर पर कोई पत्र टाइप करते हैं तो उसमें चाहे हम टाइप करें या आप टाइप करें या कोई अन्य करे, सब अक्षरों की बनावट एक जैसी होगी, क्योंकि वहाँ तो सॉफ्टवेयर काम करता है। परंतु वही चीज़ जब हम कलम की सहायता से कागज़ पर लिखेंगे तो वहाँ निश्चय ही हमारी लिखावट अलग होगी, आपकी अलग होगी, किसी अन्य की अलग होगी। तो इस प्रकार से लिखावट कैसी है, उसका व्याकरणिक ज्ञान कैसा है, उसके शब्दों का चयन कैसा है, उसके शब्दों का भाव कैसा है, ये हर व्यक्ति के अलग होते हैं। एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस बारे में एक कहानी है। बाणभट्ट संस्कृत साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने कादंबरी जैसा ग्रंथ लिखा। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कादंबरी पूरी नहीं हुई थी और वो बहुत बीमार थे। उन्हें लगा कि शायद ये कार्य मेरा अधूरा रह जाएगा। उनके 2 बेटे थे। उन्होंने बड़े बेटे को बुलाया, जो विद्वान था परंतु उसका हृदय बहुत कोमल नहीं था, कठोर हृदय वाला था, और उससे कहा कि बेटा, ये मेरा अधूरा काम तुम पूरा कर सकते हो, तो बोलो पूरा करोगे? उसने कहा ठीक है पिताजी, जो आप आदेश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो सामने एक पेड़ लगा हुआ है, तुम देखो, एक सामने सूखा पेड़ लगा हुआ था, इसमें कोई पत्ता नहीं था, कोई डाल शाखाएं नहीं थी, ठूंठ था एकदम। कहा इसका वर्णन करो संस्कृत में। तो उस बेटे ने कहा शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, माने आगे या सूखा काठ, सूखी लकड़ी खड़ी है। बाणभट्ट को लगा कि विद्वान तो है लेकिन इसका हृदय कोमल नहीं है। कहा बेटा तुम हट जाओ। छोटे बेटे को बुलाया, अपेक्षाकृत विद्वान कम था लेकिन उसका हृदय बहुत कोमल था। उसने कहा बेटा तुम एक काम करो, इसका वर्णन करो। तो उसने कहा नीरस तरुरी विलसति पुरतः, पुरतः अर्थात सामने, यह तरु, यह वृक्ष, नीरस इसमें रस नहीं है अर्थात सूखा है, और विलसति माने सामने है, खड़ा हुआ है, स्थिर है। तो जब यह शब्द उन्होंने सुने तो उनके मन में एक आशा की किरण आ गई और सोच गए, उनके मन में विचार आया कि यही इस काम को पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार से एक ही विषय वस्तु पर 2 लोगों के विचार कैसे अलग अलग हो गए, बात एक ही थी। इसी प्रकार से पत्रों में भी होता है, उसी विषय पर अलग अलग लोग पत्र लिखते हैं और अपने मन की भावनाएं, अपना शब्द ज्ञान, अपना व्याकरणिक ज्ञान, अपना लेख, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व उस पत्र के माध्यम से वो दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं, दूसरों तक पहुंचा देते हैं। ये होती है पत्र की विशेषता। अगली बात आती है कि पत्र विस्तृत रूप में लिखे जा सकते हैं। पत्रों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। भैया बहनों, महात्मा गांधी का नाम आप सबने सुना होगा, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। प्रतिदिन सैकड़ों पत्र इनके पास आते थे और गांधी जी उन सब का उत्तर प्रतिदिन दे देते थे। यह वह समय था जब आजकल जैसी तकनीक नहीं थी और एक दूसरे से जुड़ने का माध्यम पत्र ही हुआ करते थे। यदि आप कभी प्रयागराज जाएं तो वहाँ का जो संग्रहालय है उसमें ज़रूर जाएं। वहाँ पर महात्मा गांधी के हाथ का लिखा हुआ पत्र जो उन्होंने 1919 में लोकमान्य तिलक को लिखा था, वह पत्र उस संग्रहालय में आज भी मौजूद है। मैं उसे देख करके आया हूँ, आप भी कभी जाएं तो अवश्य देखें। यह उस समय की बात है जब आजकल की तरह अच्छा कागज़ नहीं होता था, अच्छी चमकीली स्याही नहीं होती थी, अच्छी किस्म की कलम नहीं आती थी,
फिर भी लोगों में एक भावना होती थी कि हम पत्र लिखेंगे और इस कला को जिंदा रखेंगे। लोग लिखते थे, उस पत्र को एक शीशे की मेज पर रख करके और उसके ऊपर शीशे के ही जार से ढक दिया गया इस प्रकार से कि बाहर की हवा उसके अंदर न जा सके, अन्यथा नमी या अन्य कीड़े मकोड़ों का प्रकोप हो सकता है और वो नष्ट हो सकता है। तो भैया बहनों, आपने देखा कि 100 वर्ष से अधिक का वह पुराना पत्र आज भी संग्रहालय में सरकार ने संजो करके रखा है। इसी प्रकार से हमारे आपके घर में जो पत्र आते हैं उनको भी हम संजो करके रख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो लघु संदेश आते हैं, जिनको हम लोग SMS कहते हैं, उनकी एक निश्चित क्षमता होती है, 20-25 शब्द में अधिकतम आएगा, लेकिन बहुत दिनों तक आप उन्हें रख नहीं सकते। जरा सा चूक गए तो उड़ जाएगा, फिर आप उसको खोजते रह जाओगे, पाओगे नहीं, डिलीट हो जाता है। लेकिन जो लिखित सामग्री आपके पास है, अगर आपके पास अधिक पत्र रखे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप इनको संजो कर रखें, तो निश्चय ही आप उनकी एक पुस्तक बनवा सकते हैं, एक में सिल करके उनको और जिल्द बंधवा सकते हैं और उनको लोग रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेते थे, अंग्रेज इन्हें अधिक लंबे समय के लिए जेल में बंद करते थे, तो उस समय भी पत्र ही एक माध्यम था जो घर के अन्य लोगों का संदेश हालचाल ले सके। तो जेल से बहुत से पत्र लिखते थे अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम, उसमें पिता के पत्र पुत्री के नाम, ऐसा करके एक पुस्तक बाद में छपी जिसमें नेहरू जी इंदिरा जी को पत्र लिखते थे, उनका हालचाल पूछते थे, उनकी दिनचर्या, उनकी पढ़ाई लिखाई आदि के बारे में जानकारी करते थे। इस प्रकार से पत्र कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ये केवल कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमारे लिए धरोहर है। SMS को हम धरोहर नहीं मान सकते, लेकिन पत्रों को हम धरोहर मान सकते हैं। जैसे हमारे सामने पत्र आता है, तो अगर वो 25 साल पुराना पत्र है, उस व्यक्ति की याद हमको आज वो दुनिया में है या नहीं है तुरंत आ जाती है। ये पत्रों का प्रभाव होता है। लेकिन जब सरकारों ने देखा कि धीरे धीरे पत्र लेखन की ओर लोग नहीं जा रहे हैं, इधर से लोग अपना मुख मोड़ रहे हैं, तो उसको फिर विद्यालयी पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। आप सबके यहाँ भी आपको पत्र लिखाए जाते हैं, प्रार्थना पत्र लिखाए जाते हैं। कभी कहा जाता है कि मान लीजिए आप कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, आपकी परीक्षा निकट आने वाली है, तो पिताजी को पत्र लिखिए कि मुझे 500 रुपये भेज दें। इस प्रकार के पत्र, कोई सामग्री आपको कहीं से मंगानी है, कोई पुस्तक मंगानी है, उसके लिए प्रकाशक को आप पत्र लिखते हैं, तो इसको विद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। इसके साथ साथ 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पत्र लिखने की प्रतियोगिताएं प्रारंभ करा दी गई और उसके माध्यम से कहा गया कि जो बालक सबसे अच्छा पत्र लिखेगा उससे पुरस्कार मिलेगा। तो सबसे पहले विद्यालय स्तर पर ये प्रयोग हुई, छंटनी हुई, वहाँ से फिर जिला स्तर पर बात गई, प्रदेश स्तर पर और अखिल भारतीय स्तर पर। इस प्रकार हमारे सामने लोगों के मन में भावना आई कि हमको पत्र लिखने चाहिए। पत्र लिखना भी एक अच्छी चीज़ है और उसके माध्यम से पत्र लेखन की कला को लगातार उन्होंने जीवित रखा। सबके लिखने का ढंग अलग होता है। कुछ लोग पत्र बहुत अच्छे ढंग से लिखते हैं, उसको सजाते बहुत अच्छी तरह से हैं। मेरे एक मित्र हैं, इसी विद्यालय में पहले आचार्य थे, श्री केदारनाथ द्विवेदी जी, बहुत सुंदर पत्र लिखते थे। मेरे पास 1-2 पत्र घर पर पड़े हुए हैं, मैंने उनको रखा है ठीक से। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत विस्तृत लिखते थे। जब कभी पत्र लिखते थे तो जैसे लगता था कि इनके पास अभी बहुत से शब्द रहे होंगे, बहुत सी बातें रही होंगी मन में और ये पूरा नहीं कर पाए। तो यह पत्रों का प्रभाव होता है। इस प्रकार से देखिए, आज उनका पत्र मेरे पास ना होता तो शायद इतनी जल्दी मुझे याद ना आती और आप तक मैं उनकी बात न पहुंचा पाता। ऐसे ही लेख किसका कितना अच्छा है, हमने पहले ही चर्चा की कि पत्रों के माध्यम से लेख की बात। अब आगे किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पत्र उस समय की परिस्थितियों और आज की स्थिति में तुलना सिखाते हैं कि जब हमारे पास कोई साधन नहीं था तब हम कितना क्रियाशील थे। रोजाना गांधी सैकड़ों पत्र लिखते थे। आज अगर हमसे आपसे एक पत्र लिखने के लिए कहा जाए तो बड़ा कठिन लगता है।
क्योंकि आज हमारे हाथ में नए नए उपकरण आ गए हैं। लेकिन उस समय में जब लोग साधन विहीन थे, तब भी अधिक से अधिक श्रम करके इस पत्र लेखन की कला को जिंदा रखते थे। देखिए इधर ये आज भी पत्र का महत्व है, कम नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है। वह बहनें जिनके भाई उनसे दूर हैं, कोई सेना में है, कोई और कहीं है, रक्षाबंधन पर घर नहीं आ सकते, निश्चय ही वह सभी बहनें, उसमें आपके घर की आपकी माता जी भी शामिल हो सकती हैं, आपकी चाची हो सकती हैं, बस अपने भाइयों को डाक विभाग के माध्यम से एक लिफाफा बनाती हैं और उसमें राखी रख देती हैं और उसको भेज देती हैं कि राखी समय से पहुंच जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि भाई बहन मिल गए और उन्होंने खुद अपने हाथों से राखी। ये होता है मनोभाव, मन को जोड़ने का काम पत्र करते हैं। केवल आजकल तो लोग तत्काल टेलीफोन से बात कर लेते हैं और सीधे सीधे चित्र भी आजकल तो मोबाइल पर आ जाते हैं, ऑनलाइन बातचीत करते हैं। लेकिन जिस समय चिट्ठी पहुंचती है एक उस भाई के सम्मुख जो कहीं दूर है, अपनी बहन से राखी पहुंचती है, उसको कैसा अनुभव होता होगा। उसे लगता होगा कि मेरी बहन तो मेरे सामने बिल्कुल बैठी है और वह अपने हाथों से मेरी कलाई पर राखी बांध रही है। तो ये भाई भैया बहनों, पत्रों का ये महत्व है। अब आगे बात आती है कि चाहे वो आलीशान कोठियाँ हों, चाहे वो झुग्गी झोपड़ियाँ हों, वो पहाड़ी क्षेत्र हों, वो जंगली क्षेत्र हों, एक समय ऐसा था जब हर जगह पत्र पहुँचते थे और पत्र ही सहारा थे। आज समय बदला है। हमने आपको पहले बताया कि कागज़ पर निर्भरता कम करने के लिए हमारी सरकारों ने ऐसा सोचा, क्योंकि आज की आवश्यकता है कि हम हरे भरे वृक्षों की सुरक्षा करें, अन्यथा धरती बंजर होगी, मिट्टी का कटान होगा। आप लोग रोज़ाना टेलीविज़न पर समाचार देखते होंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में सीधे सीधे पहाड़ दरक जाते हैं, भूस्खलन होता है, गाड़ियाँ जा रही हैं उनके ऊपर पहाड़ पत्थर का मलबा गिर जाता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं। तो धरती को बचाना भी आवश्यक है। इसलिए आज मोबाइल फ़ोन का सहारा हम लेते हैं, आज हम ईमेल का सहारा लेते हैं, परंतु पत्रों को लिखने की यही कला हमको इस तरह से भुलानी नहीं चाहिए। अगर हम इस कला को भूल गए, हमने इस कला का त्याग कर दिया, तो जो आगे आने वाली पीढ़ी आएगी यह क्या सोचेगी, हम इसे क्या जवाब देंगे। भैया बहनों, अक्सर लोग गांव में चर्चा किया करते हैं कि आजकल लोग कहते हैं कि कुएं का पानी नहीं पीना, बड़ा गंदा होता है, प्रदूषित होता है, नल लगवा लीजिए और भी मशीनें लगवा लीजिए। लेकिन जब गांव में गर्मी के दिनों में कभी आगजनी हो जाती है, उस समय कुएं का महत्व पता चल जाता है। जब तक आग बुझाने की मशीन आती कुछ बचता नहीं। हम लोगों के बचपन में अगर कभी ऐसी घटना होती थी तो एक एक कुएं पर 10-10, 12-12 लोग चारों तरफ से खड़े होते थे और बाल्टियों से पानी खींचते थे और कुछ लोग पानी छप्पर पर फेंकते थे। लेकिन अब वो बात नहीं रह गई। तो कहीं न कहीं जैसे कुएं का महत्व है, वैसे आज भी पत्रों का महत्व है। पत्र का महत्व किसी रूप में कम नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि उतने बड़े पैमाने पर उनका प्रयोग आज हम नहीं करते, परंतु व्यक्तिगत जीवन में पत्रों का प्रयोग हमको अवश्य करना चाहिए। इससे विचार खुल कर आते हैं, विचार विस्तृत रूप में दूसरे के सामने पहुंचते हैं और जो हमारी मन में जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, वो हमारा लगातार जीवित रहता है, बना रहता है। तो भैया बहनों, अब इस पाठ के ऊपर जो इसमें प्रश्नोत्तर होंगे वो आप तक हम पहुंचा देंगे। ये वीडियो भी YouTube पर अपलोड कर दिया जाएगा और आपके ग्रुप पर भी भेज देंगे। एक संदेश हमने परसों आप लोगों को छोटा सा दिया था कि आप जो भी हम सामग्री भेजते हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से हो अथवा वो लिखित रूप में हो, उसका आप ठीक प्रकार से अध्ययन करें। इसमें किसी प्रकार की ढिलाई उचित नहीं है। देखिए, ये समय हरदम ऐसा ही नहीं रहेगा। एक दिन आएगा हम होंगे कामयाब, हम लोग तो बड़े आशावादी हैं।
हम होंगे कामयाब एक दिन। ऐसा नहीं कोरोना हमेशा रहेगा। हम लोग प्रभु से इच्छा करें, डॉक्टर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, वैज्ञानिक मेहनत कर रहे हैं, सब लोग जुटे हुए हैं कि जल्दी ही उस पर विजय पा जाएं और हमारी आपसे भेंट होगी तो फिर जल्दी मिलेंगे, फिर आगे और सुचारू रूप से पठन पाठन होगा। अब भी ठीक ही चल रहा है। तो इसका जो भी कार्य है हम लोग ढंग से करें, विधिवत काम करें, किसी प्रकार की इसमें ढिलाई न करें। जो वीडियो आपको मिलते हैं उनको बार बार देखना, जो लिखित सामग्री जाती है उसको ठीक प्रकार से सुंदर सुंदर लेख में लिखना। और कुछ में प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनके उत्तर के रूप में हम लिख देते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखें। तो आपको अपनी कॉपी में ये नहीं लिखना है कि इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखें, बल्कि आपको उसका उत्तर खोज करके लिखना है। ये बड़े सरल प्रश्न होते हैं और प्रायः हमारे आपके जीवन से जुड़े होते हैं। हमारे आपके घर में ही ये प्रश्न के उत्तर इनके मिल जाते हैं, इसलिए इनको हम आपके लिए दे देते हैं। तो भैया बहनों, आज इतना ही, फिर मिलेंगे और इस पर जल्दी ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप तक जाएंगे। व्याकरण भी लगातार चलता रहेगा। 2 कापियाँ अलग अलग आपने बनाई होंगी, आप इस कार्य को ठीक से करते रहें।